अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आप सबका खुशामदीद है। अब हम एन एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड का सबक पढ़ लेने के बाद ये जो हमारा जो दूसरा वीडियो है जिसके अंदर हम इसका वर्कशॉप और इसके कुछ जो एक्टिविटीज़ के क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला गया है पहला सवाल यहाँ पर, जब सबक की शुरुआत हुई थी तो हमने एक सवालात नहीं लिए थे, हमने पूरा एक्सप्लेन किया था आपको। तो क्या है यहाँ पर, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द राइटर्स फादर। मुसन्निफ के वालिद का जो पेशा क्या था, वो मेडिकल प्रोफेशनल थे प्राइवेट कंपनी में, है ना। तो ये उसका जवाब होगा। डिस्क्राइब द कैंपस वेयर द राइटर्स फैमिली लिव। जिस कैंपस में वो रहते थे तो वहाँ पर कैसा था उसका माहौल, यानी वो कैंपस था कैसा, तो वो लिखना है आपको। क्या जो बड़ा सा क्लब का बाउंड्री वॉल था। द कंपाउंड वॉज लग्जूरियस विद ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स एंड होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज, ये आपको लिखना है। द सीजनेबल वेजिटेबल इन द किचन गार्डन ऑफ द हाउस होल्ड्स एंड द मैग्निफिसेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट स्क्वायरल्स एंड मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, तो ये आपको बयान करना है। अब यहाँ पर एक और सवाल है अगले सफ़े पर कि व्हाट विग्ड कस्टम इन प्रैक्टिस्ड बाय एनिमल हु लिव्ड इन अ ग्रुप। मतलब जो जानवरों में क्या रिवाज है ऐसा जो मुसन्निफ को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसमें ये बात है कि एक टेरिबल कस्टम इन एनिमल क्लैन, ये बहुत अजीब बात है कि अकॉर्डिंग टू विच अ डोमिनेंट मेल यूजुअली डज नॉट अलाउ, जो ताकतवर बड़े जानवर होते हैं वो अपने ही जैसे जो दूसरे मेल जानवर को अपने ग्रुप में रहने नहीं देते। वो अलाउ अनदर, है ना, डज नॉट अलाउ अनदर मेल बेबी और अडल्ट टू सर्वाइव विद इन इट्स ग्रुप। तो ये इसका जवाब है। अब यहाँ पर बोला गया है कि गेस द मीनिंग ऑफ। शेकी का मतलब होता है हिल जाना, तो यहाँ पर शेकी का मतलब क्या है, स्टिर, ये लेंगे। मूव यानी उसको काफ़ी मतलब होश में लाने के लिए वो किया गया था। अनकैनी, अनकैनी का मतलब होता है अजीब सी एक एहसास होना। यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा है यहाँ पर कि अनकैनी, जहाँ पर इस्तेमाल किया गया कि आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड। मुसन्निफ बोल रहा था कि जब मैं उसको ट्रीट कर रहा था उस जानवर को, उस बेबी लंगूर को, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई देख रहा है, एक अजीब सी फीलिंग है। तो अनकैनी अजीब सी फीलिंग। तो बॉसम का मतलब होता है सीना, सीने को कहते हैं, है ना। तो इससे रिलेटेड जो लफ्ज़ है वो यहाँ पर लिखने हैं। वेल्ड अप का मतलब होता है जब इंसान इमोशन से भर जाता है तो उस हालत को हम वेल्ड अप कहते हैं, है ना। आइज वेल्ड अप यानी एकदम आंखें भर आना, है ना, उसे कैसे कहते हैं। व्हेन डिड बेबी लंगूर फाइनली फाइंड कंफर्ट। अब जो बेबी लंगूर था उसको आराम कब मिला, तो यहाँ पर जो लाइन लिखी ना, इमीडिएटली द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर, जब वो ज़मीन पर किचन के छत से, बावर्ची खाने की छत से जब जम करके नीचे आती है बेबी लंगूर की माँ, एंड पिक अप द बेबी इन हर आर्म्स, जब वो अपने बच्चे को ऐसे गोद में ले लेती है। शी गेव द बेबी अ थॉरली बेबी इंस्पेक्शन टू चेक हिज इंजरीज एंड देन कडल्ड हिम टाइटली इन हर बॉसम। और फिर इस तरह से वो अपने बाहों में बच्चे को ले लेती है, तब उसको ऐसा लगता है बेबी लंगूर को कि वो एकदम आखिरकार एक महफूज जगह पर आ चुका है। अब अगले सफ़र पर क्या बोला गया है कि व्हाट ट्रूथ अबाउट एनिमल ह्यूमन रिलेशनशिप डिड दिस इंसिडेंट रिवील टू द नरेटर। यानी इस वाक़े ने नरेटर यानी जो मुसन्निफ़ है उनके ऊपर एक क्या असर डाला, उनसे उनको क्या पता चला, क्या उनको नज़र आया, क्या चीज़ उनको एक नई चीज़ पता चली कि यही कि सिर्फ खिलाना पिलाना ही जानवर को एक रिश्ता नहीं होता, एक इमोशनल बॉन्ड भी होता है जिसे भरोसा कहते हैं और हमदर्दी कहते हैं और आपसी मुफाहमत यानी एक दूसरे को समझना, ये भी एक जो रिश्ता है वो जानवर और इंसान के बीच में होता है। अब शुरू करते हैं वर्कशॉप हमारा अगले सफ़े से। हमें सवाल में क्या बोला गया है, स्टेट वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगर आप रीज़न, इसका ये है कि आपको किताब में जब हमने सबक पढ़ाया था तो आपको रीज़न दिया था, यानी यहाँ लाइन टू लाइन हमने पढ़ा है, तो आपका रीज़न इसका लिख सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि भाई क्या है ये, एग्री है आप इस ताल्लुक से या डिसएग्री है। द कंपाउंड वेयर द राइटर वॉज लिविंग रिच इन नेचर्स बाउंड्री, मतलब कुदरत का सच्चा जलवागीर था
जहाँ पर वो रहता था मुसन्निफ। तो ये जो बात है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका जो कंपाउंड था काफ़ी ग्रीन ग्रास थी, वहाँ पर बड़े बड़े दरख्त थे, और जो परिंदों को और अपनी तरफ राग़िब करते थे। तो ये हिसाब से हम इसे कहेंगे कि भाई हम एग्री है, इस बात से एग्री है ना। तो एग्री कहा जाएगा। तो वो लाइन आपको लिखनी है जहाँ पर कंपाउंड के बारे में बताया गया है। नंबर 2, हॉलीडेज प्रोवाइड एज एन अपॉर्चुनिटी टू रीड वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक। छुट्टियाँ जो है हमें ऐसे मौके फ़राहम करती जब हम कहानी की किताबें और अलग अलग रिसाले पढ़ सकते हैं। तो हम इस ताल्लुक से भी एग्री हो सकते हैं, तो इसको एग्री करेंगे आप। पॉइंट नंबर 2। नंबर 3 देखते हैं, द नरेटर मेड अ मिस्टेक बाय सेविंग द बेबी लंगूर। तीसरे पॉइंट में बोला गया है कि मुसन्निफ ने उस बच्चे को बचाकर, उस लंगूर के बच्चे को बचाकर गलती कर दी। तो इससे हम डिसएग्री करेंगे। बचा के उसने बहुत अच्छा काम किया है, डिसएग्री। इस तरह से हम लिखेंगे। नंबर 4 जो है, एनिमल कैन नॉट कन्वे इमोशन। एनिमल जो है यानी जानवर जो है वो अपने एहसासात को, जज्बात को बता नहीं सकते। ये सही बात है क्या? नहीं, डिसएग्री। इस सबक से ही हम समझ गए वो अपने इमोशंस को भी आंखों के ज़रिए उस मदर लंगूर ने बताया था, तो वो बिल्कुल बता सकते हैं। नंबर आखिरी जो है ई, द नैरेटर वॉज 50 ईयर्स ओल्ड व्हेन दिस इंसिडेंट अकर्ड। जब ये वाक़या दरपेश आया तब मुसन्निफ 55 साल के थे। सही बात है क्या गलत बात है? बट डिसएग्री करते हैं इस चीज़ से। कहानी सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि इस वाक़े को 55 साल हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 2, मैच द कॉलम है। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि दिख सके आपको। देखिए 2 कॉलम है। पहला कॉलम बोला गया है कि ग्रुप ए को ग्रुप बी से जोड़ना है मीनिंग के हिसाब से। ये सब फ्रेजेस लिखे हैं यहाँ पर। टू बी अ पार्ट एंड पार्सल, जब सबक पढ़ाया गया था तो पार्ट एंड पार्सल का मीनिंग आपको बताया गया था। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है ज़िंदगी का एक हिस्सा होना। अ थिंग अबाउट सीरियसली। तो इसका ये आएगा कि टू बी असेंशियल, टू बी एन असेंशियल। तो इसका ए पॉइंट आ जाएगा, यानी यहाँ पर हम इसका पॉइंट लिख देंगे। पॉइंट नंबर 6 जो है इसका आंसर है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, टू बी एंग्रोज्ड, डूब जाना, मरगूब हो जाना, एकदम उसमें तवज्जो पूरी गाड़ लेना अपनी, तो उसको एंग्रोज बोलेंगे। तो बी का जो होगा यहाँ पर, टू बी कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड, यानी उस पर हावी हो जाना। तो ये बी का आ जाएगा इधर पे। तो हम यहाँ लिख देंगे 5वां जो है ऑप्शन वो दूसरे का है। नंबर 3, टू टेक नोटिस ऑफ। टू टेक नोटिस ऑफ यानी ध्यान देना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, टू ऑब्जर्व गिव अटेंशन। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ लिख देंगे भाई सी का आंसर है ये। अब क्या है, टू फिगर आउट। फिगर आउट यानी पता लगाना। तो इसका क्या है, टू बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो इसका सेकेंड आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे डी, है ना। पॉन्डर ओवर, पॉन्डर ओवर का मतलब था गहराई से सोचना। तो इसका अगर टू थिंक अबाउट सीरियसली, तो इसका ई आ जाएगा। और इधर हम यहाँ लिख देंगे पॉइंट नंबर 4। अब एफ क्या बोला है, टू बी ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का मतलब होता है एकदम भर आना। जिस तरह से बोलते हैं ना, अगर कभी कोई तारीफ करता है तो हम एकदम ओवरवेल्म हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो एफ का जो आएगा वो है टू बी अफेक्टेड इमोशनली इन पावरफुल वे, है ना। तो ये आएगा 7th वन आएगा इसका, एफ का 7th। यहाँ पे लिख देंगे एफ। और आखिरी जो बच रहा है, इन अ फ्लैश, यानी एकदम जल्दी से। तो जी का 8 आ जाएगा, 8 ऑप्शन। इन अ फ्लैश यानी अगले ही लम्हे, इसका जी आ जाएगा। और आखिरी जो बच रहा है एच, टू फाइंड अ सोलेस। इसका आएगा फाइंड कंफर्ट एंड पीस। इसका आ जाएगा एच। यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट नंबर 3। तो इस तरह से मैच द कॉलम हो गए। यहाँ पर मीनिंग आपको बताना चाहिए, याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में A3 में ज़्यादा करके पूछा जाता है ये। अब आ गया है आपका फेवरेट सवाल, इसे पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहते हैं। राइट इन योर ओन वर्ड्स। तो क्या बोला गया है, वाई डिड द नरेटर इग्नोर द बार्किंग ऑफ डॉग्स। मुसन्निफ जो है कुत्तों के भौंकने को नज़रअंदाज क्यों कर रहे थे। 2 लाइन खाली जगह दी गई है यहाँ पर। तो ये अपने इसमें से लेना है, लाइन का इस्तेमाल करना है किताब से। कि हम ये कह सकते हैं कि जब मुसन्निफ किताब पढ़ रहे थे
तब उन्हें कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। तो उन्होंने ज़हन बनाया था कि एक कोई बेचारा सूअर जो है वो कुत्तों के ग्रुप को, झुंड को मिल गया होगा, इसके लिए वो चिल्ला रहे थे और वो इसी बात से उन्होंने इग्नोर कर दिया। ये चीज़ पेज नंबर 8 पर जो आखिरी पैराग्राफ है उसकी पहली लाइन और दूसरी लाइन में इसका जवाब है। तो ये आप लिख सकते हैं इसका आंसर जो हम आपको बता दिए, पेज नंबर 8 पर है इसका आंसर, पेज नंबर 8 पर आखिरी पैराग्राफ में आपको इस तरह से लिखना है कि द नरेटर थॉट दैट द पैक ऑफ डॉग्स एज यूजुअल मस्ट हैव ट्रैप्ड अ हेल्पलेस पिग अनफॉर्चुनेटली, या अनफॉर्चुनेट अ पिग, सो ही इग्नोर द बार्किंग ऑफ डॉग्स। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला सवाल, वाई डिड मदर लंगूर मेक नो एफर्ट टू ग्रैब हर बेबी फ्रॉम द कूप। जो मदर लंगूर थी उसने अपने बच्चे को लेने के लिए कोई कोशिश नहीं की। कहाँ से? जो मुर्गी के डरबे पे जब मुसन्निफ ने जब लिटाया था उस बच्चे को, वहाँ से उसने अपने बच्चे को लेने की कोशिश क्यों नहीं की? तो इसका जवाब इस तरह से होना चाहिए कि मदर लंगूर डिड नॉट मेक एफर्ट टू ग्रैब हर बेबी बिकॉज, पहली लाइन में आपको तो वही लिख देना इस तरह से कि मदर लंगूर डिड नॉट मेक एनी एफर्ट, मदर लंगूर did not make any effort to grab her baby। फिर यहाँ से आपको सेकेंड पॉइंट में लिखना है बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज she was completely sure, SURE, sure that the writer was not doing anything wrong। मुसन्निफ जो है कुछ गलत नहीं कर रहे थे, ऐसा मदर लंगूर को महसूस हो रहा था, इसलिए उसने अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाया। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है? रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड अरेंज द अकरेंस ऑफ द हैपनिंग इन द टेक्स्ट अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। मतलब जो है इस वाक़यात को, यानी इस वाक़े के हिसाब से इन जो जुमले हैं उन्हें तरतीब देना है। अगर हमने यहाँ सबक अच्छे से पढ़ा है तो हर कोई बता सकता है कि जो वाक़यात है कौन सा सही है। देखिए फिलहाल सवाल नंबर पॉइंट नंबर जो 6 है यहाँ पर पहले नंबर बताया गया, आई वॉज एंग्रोज इन अ वेरियस मैगजीन एंड अ स्टोरी बुक। मैं अपनी कहानी की किताब में खो गया था। तो इसके बाद का एक हिस्सा पढ़ते हैं कि कौन सा आया था। ये पूरा पढ़ना पड़ेगा तब जाके आपको समझ में आएगा कि कौन सा सेकंड नंबर पे आएगा। फिलहाल हमारे पास, हमको मालूम है, हमने पहले ही इसको अरेंज करके रख लिया है, तो हम आपको पहले बता देंगे कि पॉइंट नंबर 5 जो है सेकंड नंबर पे आएगा। आई बिकम डीपली एब्जॉर्ब इन द बुक, ये सेकंड नंबर पे आएगा। और फिर आई हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर, ये फिर थर्ड नंबर पे आएगा। और आई सॉ समथिंग हॉरिबल, ये चौथे नंबर पे आएगा। और आई रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल क्लैन, ये 5वें नंबर पे आएगा। और आई गैदर्ड अ स्टाउट स्टिक एंड देन स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन, ये 6 नंबर पर आएगा। आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर टेल, ये 7 नंबर पे होने वाला है। और आई टुक द बेबी लंगूर ऑन द बैकयार्ड, ये 8 नंबर पे होगा। और आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना, ये 9 नंबर पर आएगा। और आखिरी जो जुमला है, आई अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी, ये 10वें नंबर पर आएगा। और आई कैन नॉट फॉरगेट द लुक इन हर आइज, ये 11वें नंबर पर आएगा। आई वॉज श्योर्ड दैट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये 12 नंबर पर आएगा। और जो ये बचा है वो 13 नंबर पर आएगा। तो इस तरह से ये वाक़यात की तरतीब है, ये कहानी पढ़ने के बाद ये आ जाना चाहिए आपको। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया, क्योंकि हमने अपनी किताब में सबसे पहले ही इसको करके रखा है, क्योंकि सारी एक्टिविटी आपको करानी है, इसलिए
पहले हम खुद पढ़ते हैं, उसके बाद आपको कराते हैं। देखिए क्या बोला गया अगला सवाल, डिस्कस द फॉलोइंग एंड राइट अबाउट इन योर ओन वर्ड्स इन 5 to 6 लाइन्स। 5 से 6 लाइन में अपने अल्फाज में हमको लिखना है। स्वामत प्रश्न है, समझ लीजिए, खुद आमोजी वाला सवाल है, खुद से लिखना है, जुमले बनाने आना चाहिए आपको, तभी आप ये लिख पाएंगे। सवाल है व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे, इफ़ यू फाउंड एन इंजर्ड बर्ड व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम योर स्कूल। जब आप अपने स्कूल से आ रहे हों और अगर आपको कोई ज़ख्मी परिंदा मिल जाए या ज़ख्मी जानवर मिल जाए, तब आप क्या करेंगे। तो ये जो है सबका जवाब अपना अपना अलग होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग लिखना कि आई विल रश टूवर्ड्स द इंजर्ड एनिमल, आई विल रश। मैंने मुस्तकबिल में लिखा है, फ्यूचर टेंस में लिखा है जुमला कि अगर मुझे कोई मिलेगा, इफ़ आई फाउंड एन इंजर्ड बर्ड व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम माई स्कूल, आई विल रश टूवर्ड्स इंजर्ड बर्ड और एनिमल, मतलब अगर परिंदा जख्मी मिलेगा, है ना, या जानवर जख्मी मिलेगा, आई विल पैक द bird and will keep it in safe place, है ना, उसको वहाँ से उठाएंगे और हिफाजत से कहीं दूसरी जगह रख देंगे। या और आई विल सी द डॉक्टर and request them to treat it well, then I will offer food and water to it, उनके लिए, मतलब उस ज़ख्मी जानवर के लिए या जानदार के लिए, परिंदे के लिए हम उसको खाना देंगे, पानी देंगे, है ना। तो ये जो इतना आपको लिखना है, या इसमें और भी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, तो मेरी जो है हिसाब से उपज है मेरे दिमाग की। चलिए 5वें का दूसरा देखते हैं, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द नैरेटर्स फ्रॉम द स्टोरी। आपके मुताबिक क्या ख्याल है आपका मुसन्निफ के ताल्लुक से, फ्रॉम द स्टोरी, जब कहानी पढ़े आपने तो आपको क्या लगता है। यही कि भाई जो राइटर है वो जानवरों से बहुत मोहब्बत करता है। आई थिंक द नैरेटर इज एनिमल लवर, he made every possible attempts to save the baby langur। देखिए राइटिंग पर ना जाइए, मेरी आवाज़ से आप सुनकर भी लिख सकते हैं। he takes help from his father and feed the langur। फीड का मतलब होता है खिलाना पिलाना पालना पोसना, है ना, खिलाना पिलाना या पील बनाना दिया था ना, इसके लिए फीड द लंगूर। एंड अलाउ, एंड लास्ट में है एंड अलाउड मदर लंगूर टू मीट द बेबी लंगूर। इस तरह से आपको लिखना है ना। तो सुनते सुनते अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर जो है वो राइटिंग थोड़ी सी ऐसी हो रही है कि हो सकता है आपको शायद नहीं समझे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर अगले सफ़र पर 10A है, B है, C है,
ये सब जो है इसके सोल्यूशन आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हमने एक वीडियो डाला है जिसके अंदर पैराग्राफ राइटिंग, डिस्क्राइबिंग, नैरेटिंग के अंदर हमने इसका सोल्यूशन दे रखा है, तो आप वो देख सकते हैं। बहरहाल फ़िलहाल हम यहाँ सवाल नंबर 7 देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, वर्क इन पेयर्स, है ना, जोड़ियों में, एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन, जितने भी अल्फाज आप बना सकते हैं बनाएं, यूजिंग लेटर इन द वर्ड। एक एनकाउंटर लफ्ज़ दे दिया है आपको, एग्जाम में आता है सवाल नंबर 1 में, है ना। एक लफ्ज़ दे दिया जाता है, आपको बोला जाता है कि इससे 3 लेटर वाले कितने लफ्ज़ आप बना सकते हैं, तो आपको वो बनाना होगा। तो एनकाउंटर का तो एक बना हुआ है आपका 10, टूअर और एंटर। तो दूसरा क्या होगा, नेट भी बना सकते हैं, जब 10 बन सकता है नट भी बन सकता है, नट भी बन सकता है ना, नट, कैश्यू नट, है ना, काजू को बोलते हैं नट, है ना। और रेंट भी हो सकता है, रेंट, है ना। और क्या हो सकता है, काउंट, COUNT, काउंट, आउटर, और क्या बन सकता है, राउटर, जो वाईफाई का राउटर था, राउट या रूट, है ना। तो कुछ भी बन सकता है यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8, ट्रांसलेट द फॉलोइंग प्रोवर्ब इन इंग्लिश। इंग्लिश में लिखने के लिए बोला गया, जन सेवा, हिच खरी ईश्वर सेवा। उर्दू में वैसे आता है नॉर्मली, इंग्लिश में आपको लिख कर आएगा, ऐसे हिंदी में मराठी में नहीं आएगा आपको। तो खिदमत खल्क ही खुदा की इबादत है, ऐसा है ना। सर्व द पीपल इज सर्व टू सर्व द गॉड, ऐसा होना चाहिए, है ना। पेरावे तसे उगवते, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना। एज यू सो शैल यू रीप, इस तरह से इसका होना चाहिए, एज यू सो शैल यू रीप। वैसे इसका जो है मतलब मुहावरे का और अल्फाज मायनी का और ट्रांसलेशन का, जिसमें ऐसे प्रोवर्ब्स भी हमने पहले ही दे रखे हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं। जो हमारा ग्रामर का सेक्शन है फोल्डर, उसमें देख सकते हैं, एज यू सो शैल यू रीप, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो सवाल नंबर 9, 10 का ABC, ये तमाम के सोल्यूशन जो है आपको ऑलरेडी हमने डाल दिए हैं, आपको मिल सकते हैं। चलिए अगले सवाल, आखिरी सवाल पे जाते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब एंडिंग इन ING। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ऐसे लफ्ज़ लिखना है जिनके जो वर्ब है, जिनको ING लगा है, जो ING पे एंड हो रहे हैं, विच इज़ यूज्ड इन फॉर्मिंग कंटिन्यूस टेंस, जो कंटिन्यूस टेंस बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सिटिंग हियर, वो यहाँ बैठ रहा है ना। तो नाउ फाइंड आउट द ING फॉर्म फ्रॉम द स्टोरी एंड क्लासीफाई देम इनटू द फॉलोइंग टेबल, और उसको अलग अलग टेबल में डालिए। तो ऐसे बहुत सारे हैं, हमने यहाँ पहले लिख रखे हैं, आपको बताते हैं। लीविंग द बुक्स एक हो सकता है इधर पे, लीविंग द बुक्स, लीविंग द बुक्स, वो किताबें छोड़कर बाहर जाते हैं ना मुसन्निफ देखने के लिए, तो पहले ये हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा स्टार्टेड ट्रम्बलिंग, है ना, स्टार्टेड थ्रोइंग हो जाएगा, स्टार्टेड, ऐसा भी एक और जुमला है, स्टार्टेड थ्रोइंग, है ना, स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन, तो वहाँ से लिया भाई। यहाँ पर दूसरा क्या आएगा, वॉचिंग द बेबी, वॉचिंग द बेबी। और यहाँ क्या आ जाएगा, मर्सीलेसली, लेसली बीटिंग, है ना, बेरहमी से मारना। नंबर 3, वर्किंग फॉर अ कंपनी, वर्किंग फॉर अ कंपनी, तो ऐसे आप ढूंढ के निकाल सकते हैं सब। और इधर पॉइंट नंबर 3 में क्या, वॉज होल्डिंग। तो ऐसे जितने भी और 2 है, आपको जहाँ पर भी पेजेस पे मिलेंगे, आप वो ढूंढ कर निकालिए, आपको मिल जाएगा, है ना। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं यहाँ पर, स्पॉट द एरर, यानी गलती ढूंढिए, जिसमें हम बड़े फेमस हैं गलतियाँ निकालने में, है ना। तो चलिए गलतियाँ निकालते हैं, स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना, जुमला सही करना है। अब उसमें कुछ भी गलती हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब की हो सकती है, वर्ब की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं, माई ग्रैंड पेरेंट्स लाइड डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप,
मेरे जो दादा दादी है वो दोपहर के खाने के बाद सो गए या सोए। लाइड ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पर LAY आना चाहिए, है ना। ले डाउन, ले डाउन होता है, लाइट डाउन। अ स्ट्रेंजर वर नॉकिंग एट आवर डोर। अ स्ट्रेंजर है ना, तो वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। अ स्ट्रेंजर वॉज नॉकिंग आवर डोर, है ना, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब भी वॉज आएगा ज़माने माजी में। अब क्या बोलेगा, माई सिस्टर एंड आई शेयर्स अ स्टडी रूम। यहाँ पर शेयर्स गलत है, उसकी जगह पर सिर्फ शेयर आएगा। मैं और मेरी बहन जो है, हमारा जो रूम है वो हम बांटते हैं, पढ़ाई वाला रूम। वन ऑफ माई फ्रेंड्स होना चाहिए यहाँ पर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऐसा आएगा यहाँ पर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होना चाहिए। इज़ अ लिविंग स्कूल, हमारे दोस्तों में से एक स्कूल छोड़ रहा है, इस तरह से देंगे। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी ग्रुप, परिंदों का एक ग्रुप। वर फ्लाइंग ओवरहेड, वर नहीं वॉज फ्लाइंग, एक ग्रुप है ना, इसलिए ये नहीं आएगा, वॉज आएगा। तो इस तरह से गलतियाँ मिल गई। तो अब सवाल नंबर 3 सबसे मेरा फेवरेट है, समझ लीजिए, देखा जाए तो क्या बोला गया है, रीराइट द सेंटेंस एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन अलॉन्ग विथ। जुमले के आखिर में ना कुछ हिदायतें दी गई हैं, उसके मुताबिक लिखना है आपको। आई टुक द बेबी लंगूर टू आवर बैकयार्ड, मैंने उस बेबी लंगूर को पीछे की तरफ लेकर गया। क्या बोला गया इसमें, रीराइट द सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आपको टेंसेस पता होना चाहिए, अगर आपको टेंसेस पता नहीं रहेंगे तो ऐसे जुमले आप बदल नहीं सकते। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, अगर वक्त मिले तो बिल्कुल देखना, इसी लिस्ट में है, ग्रामर की लिस्ट में। तो यहाँ पर हमने पूरे फॉर्मूले दे के रखे हैं। बहरहाल आपको पास्ट परफेक्ट का जो फॉर्मूला है या पता होना चाहिए कि किस तरह से जुमले होते हैं। सब्जेक्ट होता है और एक हेल्पिंग होता है हेड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई हैड टुक द बेबी लंगूर टू आवर बैकयार्ड, सिंपल हो गया, है ना, पास्ट परफेक्ट में करने के लिए। अगला जुमला, अगला सेंटेंस करते हैं। शी सिंपली सेट देयर क्वाइटली, वो वहाँ पर चुपचाप बैठी थी, है ना, बैठी थी। तो रीराइट द सेंटेंस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो शी के साथ इज आ जाएगा, और सेट है ना तो सिटिंग हो जाएगा। शी इज सिंपली सिटिंग देयर क्वाइटली, ऐसा हो जाएगा। शी इज सिंपली सिटिंग देयर क्वाइटली, इस तरह से लिखना है। नंबर सी क्या गया, बोला गया है द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज, वो मेरी आंखों में देख रही थी। रीराइट द सेंटेंस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सादा जुमलों में लिखना है जिसमें सब्जेक्ट और V1 होता है यानी हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हम कैसा लिखेंगे, द मदर लंगूर लुक्स स्ट्रेट इनटू माय आईज, लुक्स आ जाएगा, ईडी हट जाएगा, सिर्फ ऐसा आ जाएगा, समझा। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्योंकि आप अगर बोलेंगे भी तो मुझे सुनाई नहीं देगा, है ना। नंबर डी क्या बोला गया, शी सर्वेड द एरियाज फॉर द विशियस मेल लंगूर, जब वो वहाँ से जाने लगती है तो ऐसा इधर उधर देखती है कि कहीं वो शैतानी बंदर वापस ना आ जाए, है ना। तो क्या बोला गया है, रीराइट द सेंटेंस इन द सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर्स में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, विल या शैल का इस्तेमाल होता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है विल या शैल। तो शी विल सर्वे, शी विल सर्वे द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर, इस तरह से ये इसको लिखना है ना। तो यहाँ पर ये जो हमारी एक्टिविटी है इस सबक की ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पूरा रिपीट करके देखना, मेहरबानी करके पूरा वीडियो देखना, तो ही डाउट क्लियर होंगे, अदरवाइज़ नहीं क्लियर होंगे। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो देखने के बाद लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और ज़रूरतमंद बच्चों तक ज़रूर पहुँचाना। शुक्रिया जज़ाकल्लाह, मिलते हैं अगले वीडियो में।